सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब ठीक ठाक होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आप सबको टेलीफोन करके भी पता लगाने की कोशिश की थी कि आप सब स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं और अपने क्षेत्र में सब लोग स्वस्थ हैं। मुझे यही जानकारी मिली कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत दिन से मेरा आपको देखने का, आपसे बातचीत करने का मन हो रहा था, इसलिए टेलीफोन से जानकारी प्राप्त होने के बाद भी मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ज़रूर बातचीत करूं। आप जानते हैं कि आज लगभग 3.5 महीने हो गए हैं जब दुनिया में कोरोना वायरस के आने की घोषणा हुई थी। 7 जनवरी को चाइना ने WHO को और दुनिया को बताया था कि उनके देश में एक नया कोरोना वायरस आया है। उस बात को लगभग 3.5 महीना हो गया है। शुरुआती कुछ महीनों में 1-1.5 महीने तक तो हमारा आपके सबके साथ संपर्क भी बना रहा, लेकिन लगभग मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में हमको अपना पब्लिक दरबार भी बंद करना पड़ा और अभी तो पिछले 4 हफ्ते से ज़्यादा से हम लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर बंधे हुए हैं। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थोड़ा संक्षेप में मैं आप सब कार्यकर्ताओं से जो कोरोना की बीमारी है, कोरोना वायरस का जो प्रकोप खाली भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके संदर्भ में आप सब के साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। और 7 जनवरी जब अभी आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 7 जनवरी को सबसे पहले चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये बताया था कि उनके देश में एक नया कोरोना वायरस आया है। और आपको जानकर ये संतोष भी होगा, खुशी भी होगी कि सारी दुनिया में भारत वो पहला देश है जिसने इस खबर के बाद सबसे पहले एक्शन प्रारंभ किया। 7 जनवरी को हमें खबर मिली थी और 8 जनवरी को हमने यहाँ अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने एक्सपर्ट्स को बुलाया, WHO के एक्सपर्ट्स को बुलाया, हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो समय समय पर मिलते हैं उनकी हम लोगों ने अर्जेंट मीटिंग की और उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर 17 जनवरी को सारे देश को, अगर कोरोना वायरस सारे देश के अंदर किसी भी रूप में बड़े पैमाने पर फैलता है तो उनको क्या क्या तैयारी करनी है इसके लिए उनको तैयार किया। यहाँ से डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी दी, अपने देश का कम्युनिटी सर्वेलेंस सिस्टम उसको प्रारंभ किया और बड़े देश के एयरपोर्ट्स पर हमने स्क्रीनिंग प्रारंभ की।
यद्यपि हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को आया था, तो भी हमने हमारा सारा काम 8 जनवरी को प्रारंभ कर दिया था। सारी दुनिया को पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को ये बताया कि एक इंटरनेशनल इमरजेंसी दुनिया के सामने आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई। पहला केस आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसकी जनवरी के अंत से प्रारंभ करके आज तक हम लोग 12 मीटिंगें कर चुके हैं। आपने पिछले समय में जो भी देश में डेवलपमेंट्स होती रही हैं वो सब चीज़ों के आप साक्षी हैं। आपने समय समय पर जो एडवाइजरी दी गई वो भी अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जानी है और जनता कर्फ्यू से लेकर और इस लॉकडाउन तक आप सब चीज़ों से परिचित हैं। मेरा आप सबसे पहले तो ये कहना है कि इस बीमारी के संदर्भ में इसको ज़रा भी कैजुअल तरीके से या लाइटली ना लें। जितनी भी बातें आप सबको बताई जा रही हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से, वो बातें भले ही छोटी छोटी हैं लेकिन वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन छोटी छोटी बातों पर पालन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा सकते हो। मैं जानता हूं कि आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं दोबारा से ये बातें आपके सामने, छोटी छोटी बातें हैं, इनको रिपीट करना चाहता हूँ। भाई थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें सिर्फ आपसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ। बार बार आपको अगर ये बताया जाता है कि आपको बराबर अपने हाथों को साबुन से धोकर रखना है, तो उसका कारण ये है कि कोरोना वायरस जिस प्रकार से मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे 1-1.5 मीटर के फासले में होते और मेरे सामने होते तो मेरी बातचीत के अंदर जो मेरे मुंह से थूक के छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, इन्हीं के साथ वो वायरस भी आपके मुंह के ऊपर गिर सकता था, आपके मुंह नाक के रास्ते आपके शरीर में जा सकता था और फिर इसका रोग आपके शरीर में हो सकता था। यही थूक की बूंदें अगर मेरे आसपास की टेबल पर गिरती हैं और वहाँ मैं अगर हाथ लगाता हूँ और उसी हाथ को हम मुंह पर, नाक पर, आँख पर लेकर जाते हैं, तो इस प्रकार से भी वो वायरस हमारे शरीर में जा सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने हाथों को हम बराबर धो के रखें। खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह पर हमेशा हम ये मास्क लगाकर रखें और इसको मास्क से अपने शरीर को, नाक मुंह को ढककर रखें। और अभी जो आग्रह किया जा रहा है कि इस मास्क को आपको सबको बाहर भी लगाना है, उसके पीछे मामूली सी बात यह है कि अगर आप बाहर जाएंगे या किसी भी बिना जान पहचान के व्यक्ति से संपर्क में आते हैं और अगर वो पीड़ित है
तो बातचीत करते करते वो आपको कोरोना वायरस दे सकता है, और अगर आप भी अस्वस्थ हैं तो आप भी दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि सभी लोग मास्क लगाकर रखें, और मास्क लगाने के लिए भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा सर्जिकल मास्क, N95 मास्क जिसके लिए होल्ड लगी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मास्क मैंने लगाया हुआ ये साधारण कपड़े का और खादी का साधारण मास्क है जिसको घर में बनाया है, और इसी मास्क को मैं हर समय लगाकर रखता हूँ। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मास्क लगाने की आदत को, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिनके चेहरे पर मुझे मास्क नज़र नहीं आ रहा, और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि उसको ये कोरोना का वायरस प्रभावित नहीं कर सकता, तो हम इस गलतफहमी में ना रहें। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत दिन तक आईसीयू में रहकर आए हैं, आपको पता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाए हैं। इसलिए साधारण सी सावधानी अगर हमने छोड़ी तो कोरोना से रिलेटेड दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। मेरे को आप सब कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, इसलिए मैं चाहता था कि आपको मैं एक बार अपने मुंह से ये बात पर्सनल लेवल पर भी कहूं। और जो बार बार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये कोई जुमला नहीं है। आपके लिए घर में रहते हुए भी एक दूसरे से 1-2 मीटर का फासला बना के रखना ये बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर से आएं तो सबसे पहले अच्छी तरीके से नहा धोकर और फिर मास्क लगाकर घर में अगर रहेंगे तो आपके लिए भी और आपके सभी परिवारजनों के लिए भी ये सेफ होगा। आप सबको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में आपके जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर 65-70 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र के, उनके सब लोगों की बहुत विशेष आप चिंता करें। उनके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। ये आवश्यक है कि इस पीरियड में हम घर के बुजुर्ग, घर के बच्चे और घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको खुशी होगी कि दुनिया के 5 देशों ने इस वायरस को आइसोलेट कर लिया है, उसमें से भारत भी एक है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और ICMR ने मिलके वायरस को आइसोलेट कर लिया है, और अभी हम वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। लेकिन जब तक ये दुनिया के लिए वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन बनने के बाद दुनिया को उपलब्ध होगी, और देश में भी हर व्यक्ति को वैक्सीन को उपलब्ध कराना भी कोई साधारण बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन है जो अभी भी देश के बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए तब तक विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों के साथ फासला बना के रखना, और साथ में अभी लॉकडाउन को गंभीरता से इसके नियमों का पालन करना, ये हम सब के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इन साधारण बातों पर ज़रूर गौर करेंगे। हमने अगर टेलीफोन के अंदर कॉलर ट्यून लगाकर ये बातें लोगों तक पहुंचाई हैं तो इसलिए कि एक हमारे देश में 117 करोड़ टेलीफोन के सब्सक्राइबर हैं, और जितनी बातें हम देश के लोगों को बता रहे हैं
उनको सबसे ज़्यादा ईमानदारी और गंभीरता से हमारे देश में गांव में रहने वाले लोग और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनको अपना रहे हैं। और यही कारण है कि 135 करोड़ के देश में हमारी बीमारी गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। जहां जहां शहरों के अंदर हमारे लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकार के बताए हुए रास्ते पर ठीक से चल नहीं रहे हैं। अभी भी मैं बहुत सारे जगहों पर देखता हूं कि खाना बांटने के बहाने हम सब लोग सड़क पर जाकर भीड़ करते हैं और उसमें कोई नियम कायदे कानून उनको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मुझे दिखती हैं। ये देखकर तो मुझे ज़रूर खुशी होती है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी इस देश में भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी, आप जानते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों के कल्याण के लिए पैकेज निर्धारित किया और बहुत सारी स्कीम्स के तहत गरीबों के खातों में पैसा जा रहा है, बुजुर्गों के खातों में पैसा जा रहा है, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, हैंडीकैप्ड के लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है फ्री 3 महीने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और समाज में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी, हमारे संघ के स्वयंसेवक भी, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस काम में लगी हैं कि वो किसी भी गरीब को खाने से और ज़रूरत की चीज़ों से वंचित ना रखें। लेकिन गरीब को खाना खिलाते खिलाते अगर हमने बहुत सारे लोगों को बीमार कर दिया, बहुत जगह से ऐसी खबरें हम लोगों के पास आती हैं जहां खाना बांटने के अंदर सावधानियां ना बरतने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। इसलिए आप सब जिम्मेदार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरा ये निवेदन है कि आप जो भी काम घर से बाहर निकल के कर रहे हैं उसको लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करें। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रखें। आपको, जैसा मैंने कहा कि आज सौभाग्य से सारी दुनिया के अंदर भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। जहां दुनिया में लाखों की तादाद में मरीजों की संख्या हो गई है और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो संख्या भी हजारों में है। दुनिया भर में 1-1.5-2 लाख तक आज मौतें भी हो चुकी हैं और बड़े बड़े विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोपियन रीजन में भी आज 28-30,000 मौतें एक दिन में पिछले यानी 24 घंटे के अंदर हुई हैं। इसलिए इस बीमारी को हम लाइटली कतई ना लें। लेकिन सौभाग्य से भारत में हमको आज ये पता है कि हमारा दुश्मन कहाँ है। कोरोना वायरस देश के किस जिले में है, किस मोहल्ले में है, और हमने सारे देश को 3 हिस्सों में बांट के रखा है। एक हिस्सा वो है जहां देश के आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं है और बचे हुए लगभग 350 जिलों में से 2/3 ऐसे हैं जहां केवल किसी भी ज़िले में 1, 2, 3 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं और 1/3 ऐसे हैं जिनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। और इन 1/3, आधे के भी 1/3 में
यानी कि करीब 125 से 150 के बीच में ऐसे ज़िले हैं जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा तकलीफ है? मुंबई, थाने, पुणे, जयपुर, इंदौर, ऐसे कौन कौन से शहरों में ज़्यादा तकलीफ है, उनकी भी हमें पूरी जानकारी है। अभी पिछले ही सप्ताह मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पुणे, थाने, मुंबई, इंदौर, भोपाल, इन स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक और अपने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इन स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक किस प्रकार से वहाँ पर कंटेनमेंट में अपना सहयोग करें, उसकी रणनीति के ऊपर उनसे चर्चा की है। आज सारे देश में हमें पूरा विश्वास है कि अगर आने वाले कुछ सप्ताह में सारे देश के लोग अगर जिस प्रकार से उनको लॉकडाउन इत्यादि का पालन करने के लिए कहा जा रहा है उसको गंभीरता से करेंगे तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा जब हम इस कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं चाहता हूं कि आपके स्तर के कार्यकर्ता इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर अपने संज्ञान में रखें, ताकि आपको अगर किसी को बताना है, किसी से शेयर करना है, तो आपके पास सब जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए। मैं बहुत तेज़ी से इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और उसके बाद आप में से कुछ कार्यकर्ताओं का नाम पुकार के मैं उनकी भी थोड़ा सा बात सुनूंगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने 17 जनवरी को ही सारे देश के लोगों को, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिटेल्ड अपनी हेल्थ एडवाइजरीज दे दी थी कि उन्हें किस प्रकार से इसका सामना करना है। हमने देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया। 17 जनवरी को ही हमने चाइना में हमारी एम्बेसी को कहा कि जो भी लोग चाइना से आ रहे हैं उनकी जानकारी हमको भेजिए, और उसी दिन से हमने हर व्यक्ति के ऊपर पैनी निगाह रखनी शुरू की। और उसी का कारण ये था कि जो पहला केस हमारे भारत में हुआ, 20 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट थी केरल की, उसको हमने चाइना से आकर, और जब वो कोची अपने घर में पहुंची और उसके 2 दिन के बाद उसको सिम्टम्स हुए, लेकिन चूंकि उसके ऊपर हमने सर्वेलेंस रखी हुई थी ऐसे केसेस के ऊपर जो वहाँ से आ रहे थे, तो हम उसको इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ पाए। और फिर उसने रास्ते में जितने लोगों के साथ उसका संपर्क और संबंध हुआ था, हवाई जहाज में कौन उसके साथ बैठा, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरकर उसके साथ कौन बैठा, कौन मिला, कलकत्ता के अंदर किस होटल में वो रुकी, वहाँ से कोची के लिए उसने कौन सी फ़्लाइट पकड़ी, रास्ते में कौन सी टैक्सी ली, कौन सा होटल लिया, कौन सी प्राइवेट कार में वो अपने घर तक पहुँची, ऐसे करके हमने 162 उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। और उसी की ट्रेसिंग के करते करते हमको अपना भारत का दूसरा केस मिला। इस कम्युनिटी सर्वेलेंस को सारे देश में पिछले 3 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। इस समय भी पूरे भारत में 8 लाख लोगों के ऊपर हमारी पैनी निगाह है। हमने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर 15.5 लाख लोगों को स्क्रीन किया।
नेपाल में जब पहला केस आया तो नेपाल के आसपास के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के बॉर्डर्स पर हमने स्क्रीनिंग शुरू की और 20.5 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। देश में 15 जो हमारे बड़े मेजर सी पोर्ट्स हैं और करीब 65 हमारे नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं, इन पे हमने 47,500 लोगों को स्क्रीन किया और लगातार हम हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में नए नए फैसले करते रहे, नई नई ट्रैवल की एडवाइजरीज देते रहे, नए नए देशों को हम उसमें शामिल करते रहे और फिर अंत में हमने सारे दुनिया की फ्लाइट्स को बैन किया। 19 मार्च को 21, 22 और 23 मार्च के बीच में भारत में 64,000 लोग आए। ये भारत के ज़्यादातर लोग थे। इनको हमने 64,000 लोगों को क्वारंटाइन किया, इनके ऊपर पैनी निगाह रखी। यद्यपि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा खतरा नहीं लगता कि हमारे देश की हालत भी अमेरिका, स्पेन, इटली या चाइना जैसी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने खराब से खराब परिस्थिति भी भारत में आए उसके लिए अपनी पूरी तैयारियां की हैं। सारे देश में बड़ी संख्या में कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, सब प्रकार की जितनी भी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो सकती हैं एक्सट्रीम लेवल पर हमने उन सब की तैयारी भारत के अंदर करके रखी है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में भी हूँ। 2 बार हम दुनिया के और साउथ ईस्ट एशिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में भी, देश के चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो बड़े बड़े संगठन हो, चाहे वो WHO के देश में फील्ड में काम करने वाले कई हज़ार लोग हों, अपने स्वास्थ्य कर्मी हो, अपने डॉक्टर हो, सबके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। कल हमने सारे देश के रेड क्रॉस के लोगों के साथ, रोटरी इंटरनेशनल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और ज़्यादातर ये कार्यक्रम जो है हम अपने ट्विटर और फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं ताकि आपके साथ भी हम जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ शेयरिंग करते रहें। आज का भी ये हमारा जो आपके साथ कार्यक्रम है इसको भी फेसबुक और ट्विटर के ऊपर लाइव किया जा रहा है ताकि जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हो पाए हैं हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वो भी हमारे साथ इसके माध्यम से शामिल हो सके। बहुत सारी बातें इस 3.5 महीने की हैं क्योंकि लगभग 2 महीने से तो हम लोगों का ये दफ्तर बंद नहीं हुआ है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो होली हो, और 24 घंटे लगभग यहाँ पर एक्टिविटी होती है। आप सब कम से कम टेलीफोन के माध्यम से कोई तकलीफ होती है तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से हम सबको देते रहें
इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे सहयोगी सतीश वर्मा जी ने आपके साथ संपर्क किया है। हमारे किसी भी सहयोगी को आप कोई भी तकलीफ किसी भी समय होती है उसकी जानकारी देते रहें। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो दिल्ली सरकार या कॉरपोरेशन के हों, उनको सबको भी ये हिदायत दी है कि इस पीरियड में भी किसी भी प्रकार की तकलीफ क्षेत्र के लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप सब कार्यकर्ताओं से भी मेरी ये अपेक्षा है कि आप एक दूसरे का ध्यान रखते हुए तकलीफ़ों का समाधान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और उन तकलीफ़ों के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात जो मेरे संज्ञान में लाना आवश्यक है उसको मेरे संज्ञान में अवश्य लाएंगे। आपके सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए और विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे अभी कॉरपोरेटर्स हैं, पुराने कॉरपोरेटर्स हैं, सीनियर लोग हैं, वो अधिकारियों के साथ मिलकर इस दौरान लोगों को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी चिंता अभी ज़रूर करें। 3 मई तक लॉकडाउन है। अभी कुछ इलाके देश के जहां लॉकडाउन के अंदर थोड़ी छूट दी गई है, वो इलाके हैं जहां बीमारी का अभी प्रकोप नहीं हुआ है। हमारा सबका भी ये प्रयास रहना चाहिए कि हम सबके इलाकों में जहां बीमारी अभी नहीं आई है वहां पर हम किसी भी कीमत पर बीमारी को ना आने दें, और जिन इलाकों में हमारे हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं उन इलाकों के अंदर हम कोशिश करें कि सारे नियम कायदे कानूनों को ईमानदारी से पालन करें और करवाएं। कोरोना एक खतरनाक वायरस तो हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए किसी रॉकेट साइंस के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। 80% मरीज तो स्वतः साधारण प्रिकॉशंस लेने के बाद ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग करना, आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे लोगों को बीमारी दे सकते हैं। और बाकी बचे हुए मरीज़ों को अस्पताल में भर्ती होना, कुछ एक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना, कुछ एक को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ना, ये सब संभावनाएं होती हैं। लेकिन मेरी यही कामना है कि जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी से देश को मुक्ति दिला पाएं। हमारे क्षेत्र में कोई भी इससे प्रभावित ना हो, हमारे देश में कम से कम लोगों का नुकसान इस बीमारी के कारण हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने में सफल हों। नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहले ही दिन से इस बीमारी और इस बीमारी के लिए जो कुछ करना है उन सब विषयों पर व्यक्तिगत तौर पर पैनी निगाह रखे हैं। वो लगातार अपने दफ्तर के माध्यम से भी विषय को मॉनिटर करते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय में हम सब लोग अपने अधिकारियों के साथ मिलकर सारे देश की परिस्थिति का दिन रात विश्लेषण करते हैं और उसके संदर्भ में जो कुछ करना है वो करते हैं। एक बात दोबारा से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मैंने मास्क लगाए हुए नहीं देखा है। इसको मास्क लगाने की प्रक्रिया को इसको हल्के में मत लीजिए। अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से आप सबके लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत जल्दी फिर से मिलने की मैं कोशिश करूंगा आपसे।
नमस्कार। भारत माता की जय।